हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कक्षा 9 के गणित विषय के अध्याय 5 को, जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, और साथ ही हल करेंगे इसकी प्रश्नावली 5.1 को भी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस अध्याय की जो सबसे पहली हेडिंग है वो है यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिग्रहित और अभिधारणाएं। तो यूक्लिड ने कुछ परिभाषाएं दी थी, जैसे बिंदु, रेखा, तल, पृष्ठ, इन चीज़ों के बारे में परिभाषाएं दी थी। वो परिभाषाएं देखते हैं। ये देखिए, ये परिभाषा लिखी हुई है। जैसे बिंदु क्या है, बिंदु की परिभाषा दी कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। दूसरी परिभाषा है रेखा की, कि एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। ऐसे ही तीसरी परिभाषा है एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। फिर चौथी परिभाषा है एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारी यहाँ पे परिभाषाएं हैं जो कि यूक्लिड ने दी थी। ठीक है, अब देखिए, यदि आप ध्यानपूर्वक इन परिभाषाओं को देखें तो आप पाएंगे कि कुछ पदों जैसे कि भाग, चौड़ाई, लंबाई, सपाट रूप से इत्यादि को स्पष्ट रूप से आगे और अधिक समझाने की आवश्यकता है। ठीक है, उदाहरणार्थ कि बिंदु की जो परिभाषा है उस पर विचार कीजिए जो यूक्लिड ने दी है। इस परिभाषा में एक भाग को भी परिभाषित हम कर सकते हैं। तो अगर हम इस तरीके से हर चीज़ को परिभाषित करते रहें तो एक चीज़ को परिभाषित करने के लिए फिर हमें और कोई वर्ड लेने पड़ेंगे। तो इस तरीके से जब भी एक चीज़ को हमें परिभाषित करना होगा तो बहुत सारी परिभाषाएं हमें बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए ही यूक्लिड ने अभिग्रहित और अभिधारणा का यूज़ किया। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इन्हीं कारणवश गणितज्ञों द्वारा यह सुविधाजनक पाया गया कि कुछ ज्यामितीय पदों को अपरिभाषित मान लिया जाए। मतलब उनको परिभाषित करना ही नहीं है, अपरिभाषित उनको मानना है। इस विधि से हम एक बिंदु की ज्यामितीय संकल्पना का ऊपर दी हुई परिभाषा की तुलना में एक बेहतर अंतर्ज्ञानात्मक आभास प्राप्त करेंगे। इसलिए हम बिंदु को एक सूक्ष्म बिंदु से निरूपित करते हैं। उसकी परिभाषा ना ही अगर हम कहें तो उसको एक बस बिंदु मान लो। ठीक है, परंतु इस सूक्ष्म बिंदु की कुछ ना कुछ विमा अवश्य होती है। तो इस तरीके से यूक्लिड ने क्या किया, कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए ही सत्य कथन मानने की कल्पना की। ये कल्पनाएं वास्तव में स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य थे। मतलब ये सत्य थे, बिल्कुल हर कहीं ये सेम रहेंगे, ऐसे रहेंगे, सर्वव्यापी सत्य है। उन्होंने इनको दो वर्गों में विभाजित किया। ये वर्ग थे, एक तो था अभिग्रहित यानी कि एक्सियोम्स, और दूसरा वर्ग था अभिधारणाएं यानी कि पोस्टुलेट्स। उन्होंने अभिधारणा शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित थी। तो जो ये अभिधारणा थी इसका यूज़ तो किस में किया जाता था, ज्यामिति रूप में विशिष्ट रूप से इनका यूज़ किया जाता था। लेकिन जो अभिग्रहित थी यानी कि एक्सियोम्स, ये ऐसी कल्पनाएं थी जिन्हें निरंतर गणित में हम प्रयोग करते रहते हैं। ठीक है, यानी कि ज्यामिति से इनका कोई विशेष संबंध नहीं है। तो यहाँ पर यूक्लिड के कुछ अभिग्रहितों को दिया गया है, आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती है। दूसरा, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी जो भी आएगा वो बराबर ही होगा। तीसरा, यदि बराबर को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल जो बचेगा वो भी बराबर ही होगा। फिर है वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती है। पांचवा, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। जो पूर्ण होगा वो अपने भाग से हमेशा बड़ा होगा। मान लो हमारे पास एक सेब है, एक सेब का छोटा सा आप टुकड़ा ले लो कोई, तो एक सेब तो हमेशा अपने टुकड़े से बड़ा ही रहेगा ना। तो वही कहा जा रहा है कि जो पूरा है, जो पूर्ण है, वो अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, फिर है एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। अगर एक ही जैसी वस्तुएं हैं और उनका दोनों का डबल डबल कर दे तो वो भी बराबर ही हो जाएंगे। ठीक है, फिर है एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। एक ही प्रकार की वस्तुएं हैं, उनका आधा आधा कर दो तो वो भी आपस में बराबर होंगे। तो ये तो थे यूक्लिड के कुछ अभिग्रहित। अब हम देखते हैं इसकी अवधारणाएं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अभिधारणा एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ये एक अभिधारणा हो गई। अभिग्रहित 5.1 दिया गया है, दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। कोई भी दो बिंदु है उनसे एक रेखा हम खींच सकते हैं। ऐसे समझ सकते हैं आप। ये देखिए, P एक बिंदु है, Q एक बिंदु है, इससे केवल एक ही रेखा हम खींच सकते हैं। ये है अभिधारणा 2। इसमें कहा है एक शांत रेखा टर्मिनेटेड लाइन को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मतलब कोई हमारे पास लाइन है इस तरीके की, इसको आगे बढ़ा सकते हैं हम इधर उधर। ठीक है,
फिर है अभिधारणा 3, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। सही बात है, कोई भी आप एक केंद्र ले सकते हो और किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त बना सकते हो। फिर है अभिधारणा नंबर 4, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। फिर है अभिधारणा नंबर 5, यदि एक सीधी रेखा को दो सीधी रेखाओं पर गिराकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इंटीरियर एंगल्स इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह दो समकोणों से कम होता है। इस अभिधारणा में यह कहा जा रहा है कि जैसे कि ये दो लाइन है, एक तीसरी लाइन इनको काट दिया है और अंदर जो ये दो कोण है ये ऐसे कोण होने चाहिए जो कि 180 डिग्री से कम हो या दो समकोणों से कम हो। ठीक है, तो ये जो लाइन है आगे उधर ही मिलेंगी, किधर मिलेंगी, जहाँ पर ये दो कोण थे जो कि 180 डिग्री से कम थे, तो इधर की साइड आके ही मिल जाएगी लाइन ये। ठीक है, ये कहा जा रहा है। अब इसमें एक प्रमेय है 5.1, इसको भी समझ लेते हैं। दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। मान लो दो रेखाएं हमारे पास अलग अलग, एक है L और एक है M। ठीक है, इनमें सिर्फ एक ही बिंदु कॉमन हो सकता है। मान लो आपने ये बीच का पॉइंट ले लिया, एक तो हो गई OL, एक रेखा ये हो गई, एक हो गई OM, तो एक ही बिंदु ये कॉमन हो सकता है इनमें। ठीक है, ये कहा जा रहा है एक से ज़्यादा बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोस्तों ये तो कुछ इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, खास चीज़ें मैंने बता दी है। अब हम इसकी प्रश्नावली को हल करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन और इसमें कहा गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन कौन से कथन असत्य हैं। अपने उत्तरों के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 1 से लेके 5 तक पॉइंट दिए गए हैं, इनको हमें पढ़ना है, समझना है और इनके उत्तर देने हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए ये है प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन के पहले पॉइंट का आंसर। इसमें कहा गया है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो हमें बताना है कि ये बात सत्य है या असत्य है। तो इसका आंसर है असत्य, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पॉइंट से सिर्फ हम एक ही रेखा खींच सकते हैं, जबकि इसका जो आंसर है, जो कारण है वो ये है कि एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं में अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। एक पॉइंट से आप कई सारी रेखाएं खींच सकते हैं विभिन्न दिशाओं में। ठीक है, अब है इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में कहा है दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, यानी कि अगर हम दो बिंदु बनाते हैं उससे कई सारी रेखा हम खींच सकते हैं। तो ये बात भी असत्य है, क्योंकि दिए हुए दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर है इसका थर्ड पॉइंट। इसमें कहा गया है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो ये बात सत्य है, एक शांत रेखा को हम अनिश्चित रूप से दोनों ओर बढ़ा सकते हैं। अगर हमारे पास इस तरह की कोई शांत रेखा है, यानी कि रेखाखंड है, इसको ही शांत रेखा बोला जा रहा है, इसको आप दोनों ओर बढ़ा सकते हैं ऐसे। ठीक है, फिर है इसका फोर्थ पॉइंट। इसमें कहा गया है यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती है। तो ये बात भी सत्य है, दो वृत्त अगर बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। फिर है इसका फिफ्थ पॉइंट। इसमें कहा गया है कि आकृति में यदि AB बराबर PQ और PQ बराबर XY तो AB बराबर XY होगा। तो पहले इसकी आकृति देख लेते हैं। ये रही आकृति, AB बराबर PQ है और PQ बराबर XY है। तो क्या ये दोनों भी बराबर होंगे, AB बराबर XY? तो इसका आंसर है सत्य। यूक्लिड के अनुसार वे वस्तुएं जो एक दूसरे वस्तु के बराबर होती है तो वे आपस में भी बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये AB रेखाखंड PQ के बराबर है और PQ XY के बराबर है तो AB और XY भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से करना था। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए यह प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। ठीक है, तो इनकी हमें डेफिनेशन बतानी है, परिभाषाएं लिखनी है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। ये देखिए यह प्रश्नावली के दूसरे क्वेश्चन का आंसर। इसमें हमें परिभाषाएं बतानी है, समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या, इनकी परिभाषाएं बतानी है। तो समांतर रेखाओं की परिभाषा तो ये है, देखो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जिनमें कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता, अर्थात वे कभी एक दूसरे को नहीं काटती है तथा उनके बीच की जो दूरी है वो भी समान रहती है। तो इस प्रकार की समांतर रेखाएं होती है, आपने देखा भी होगा, जैसे ट्रेन की पटरी वो समांतर रेखाओं का एक उदाहरण है। ठीक है, और टेबल वगैरह के जो पैर होते हैं वो भी समांतर रेखाओं के उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखते हैं लंब रेखाएं। लंब रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को इस प्रकार काटती है कि उनके बीच का कोण 90 डिग्री का हो।
ये रेखा इस प्रकार की होती है, जैसा कि आपको पता ही है, इस तरीके की। इन दोनों रेखाओं को हम लंब रेखाएं बोलेंगे क्योंकि ये 90 के डिग्री के एंगल पर यहाँ पर गिरी है, ठीक है। फिर है रेखाखंड। रेखाखंड वह रेखा है जिसके दोनों सिरे अंत बिंदु होते हैं। ये रेखाखंड है, इसके जो दोनों सिरे हैं वो अंत बिंदु है, ये यहाँ पे रुका हुआ है, ये रेखाखंड हो गया। फिर है फोर्थ पॉइंट, ये है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक खींचा गया रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या है। ये मान लो हमारे पास कोई वृत्त है, इसके केंद्र से इसकी परिधि तक जो हमने लाइन खींची है वो इसकी क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। अब है वर्ग। एक ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान हो और सभी कोण भी समकोण हो तो वह वर्ग कहलाता है। इस तरीके की आकृति, सभी भुजाएं समान है और सभी जो कोण है समकोण है, 90 डिग्री के है, तो यह है क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। तो इस प्रकार से करना था ये क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए यह क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें कहा गया है नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो अभिधारणाएं दी गई है, इन पे हमें थोड़ा विचार करना है, ठीक है। इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये प्रश्नावली के तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है कि दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित होता है। सेकंड पॉइंट है यहाँ कम से कम 3 ऐसे बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या वे अभिधारणाएं अवरोधी हैं? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणा से प्राप्त होती हैं? ये चीज़ हमें स्पष्ट करनी है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है हाँ, इन अभिधारणाओं में 2 अपरिभाषित तथ्य हैं जो कि है रेखाएं और बिंदु। इनको और भी परिभाषित किया जा सकता था। हाँ, यह अभिधारणा असंगत है क्योंकि ये 2 भिन्न स्थितियों से संबंधित है और इनमें से कोई भी यूक्लिड की अभिधारणा का अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें कहा गया है यदि 2 बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर हाफ ए बी है। एक आकृति खींच कर इसे स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। ये देखिए यह फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। इसमें एक रेखाखंड दिया है ए बी और ए सी बराबर बी सी दिया गया है। हमें सिद्ध करना है कि जो ए सी है वो पूरा ए बी का हाफ है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करना है, ए सी बराबर हाफ ए बी। तो उत्पत्ति करते हैं इसकी। सबसे पहले हम लिखेंगे ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी। ए सी प्लस बी सी पूरा क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ए सी ऐसे रहा, बी सी को भी मैं ए सी ही लिख रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी सी और ए सी बराबर हैं तो इसको मैंने ए सी ही लिख दिया है, बराबर ए बी ऐसे रहेगा। ए सी और ए सी ऐड हो जाएंगे, 2 ए सी आ जाएगा, बराबर ए बी ऐसे रहेगा। फिर ए सी ऐसे रहेगा, ए भी ऐसे रहेगा। यहाँ पर जो 2 है इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो इधर आकर ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये प्रूफ हो गया हमारा, जो क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कहा था, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं इसका 5वां क्वेश्चन। अब देखिए ये प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। ये देखिए 5वें क्वेश्चन का आंसर है और इसमें कहा गया है कि किसी भी रेखाखंड का जो मध्य बिंदु होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। तो यहाँ पर हमने 2 मध्य बिंदु मान लिए हैं ए बी के, कि एक तो सी है और एक सी डैश है। ये 2 मध्य बिंदु मान लिए हैं, लेकिन 2 तो होते नहीं, एक ही होता है, तो प्रूफ करके दिखाना है हमें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो जो ये सी बिंदु है ये रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए सी बराबर बी सी हो जाएगा। अब माना सी डैश रेखाखंड ए बी पर है जो ए बी का मध्य बिंदु है। ये भी ए बी का हमने मध्य बिंदु मान लिया, ठीक है। कि जो सी डैश है वो भी ए बी का मध्य बिंदु ही है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर भी शो कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा अलग दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए ए सी डैश बराबर बी सी डैश, ठीक।
इसको आप यहीं पे शो कर लो, सी डैश को भी, ठीक है। यहीं पे हो गया, ये मध्य बिंदु है क्योंकि ये, इसको भी हमने बीच में ही लिख दिया है। अब इस हिसाब से ए सी डैश बराबर बी सी डैश हमने लिख दिया है। ए सी डैश बराबर हम लिख सकते हैं हाफ ए बी। ए सी डैश का मतलब हुआ ए बी का आधा, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही ए सी का मतलब हुआ, ए सी का मतलब भी वही हो गया, ए बी का आधा, इक्वेशन सेकंड। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो ए सी डैश बराबर ए सी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सी डैश है बराबर सी के हो गया, अर्थात सी डैश और सी समपाती है। समपाती है मतलब एक ही बिंदु पर है दोनों ही। अतः हम कह सकते हैं एक रेखाखंड का एक ही मध्य बिंदु होता है, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, ये इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें कहा गया है आकृति 5.10 में यदि ए सी बराबर बी डी है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए छठे क्वेश्चन का आंसर है, इसमें हमें दिया है कि एक रेखाखंड है इस तरीके से और इसमें ए सी बराबर बी डी दिया है, देखो, ठीक। हमें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी, कि ये दोनों बराबर है, ए बी और सी डी। तो उत्पत्ति लिख रहा हूँ मैं। तो जो चीज़ गिवन है ए सी बराबर बी डी, उसको लिखेंगे पहले तो, ठीक है। फिर इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे दोनों ओर। किस चीज़ को माइनस करना है वो आपको देखना है। ए सी में से हमें माइनस करना है बी सी, इधर बी डी में से भी हमें माइनस करना है बी सी, दोनों ओर बी सी को घटाने पर। ये आप लाइन लिख भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जब इस ए सी में से बी सी घट जाएगा तो कितना बचेगा, ए बी। जब इस बी डी में से ये बी सी घट जाएगा तो कितना बचेगा, सी डी, ठीक है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर सिद्ध हो चुका है, प्रूफ हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं इसका सातवां क्वेश्चन। अब देखिए ये प्रश्नावली का सातवां क्वेश्चन और ये इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन भी है। तो इसमें दिया गया है यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। ये देखिए सातवें क्वेश्चन का आंसर है। इसमें कहा गया है कि यूक्लिड की जो अभिग्रहित 5 नंबर का था, जिसमें कहा गया है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, तो ये सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। तो इसका आंसर है यह सत्य है क्योंकि भाग जो पूर्ण भाग का अंश है परिमाण में पूर्ण से अधिक नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि कोई भी हिस्सा पूर्ण से अधिक नहीं हो सकता। मतलब हिस्सा किस में से बनता है, किसी पूर्ण में से, पूरे में से। तो कोई भी जो हिस्सा है वो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, वो हिस्सा ही रहेगा। तो पूर्ण हमेशा अपने हिस्से से, अपने भाग से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। प्रश्नावली हो गई आपकी कंप्लीट। बाकी की जो प्रश्नावली है वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।